सुनो, आवाज बंद करो। अभी पिछला चैप्टर जो है मानव जनन तंत्र हमने कंप्लीट किया है, और मानव जनन तंत्र के बाद जो है दूसरा जो चैप्टर है जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, यानी लगभग उसी से संबंधित ये क्या है, चैप्टर है। आज हम देखेंगे कि जनन स्वास्थ्य क्या है, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहते हैं। पहले हम देखते हैं कि जनन स्वास्थ्य क्या है। जनन स्वास्थ्य ठीक है। पहली बात सुनो, चूंकि ये चैप्टर परीक्षा में बहुत सारा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन 1-2 नंबर का क्वेश्चन, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। थोड़ी सी इस चैप्टर में आपको पहली चीज की कॉन्सेप्ट कम मिलेगा, थ्योरी ज़्यादा मिलेगा। कॉन्सेप्ट कम मिलने की वजह से थोड़ी सी बोरिंग महसूस होगी, लेकिन प्रयास किया जाएगा, क्योंकि मुझे भी ये चैप्टर अभी तक बोरिंग ही महसूस हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको भी क्या होगा, बोरिंग ही महसूस होगा। लेकिन प्रयास किया जाएगा कि उसे जो है थोड़ा सा रोचकर बनाया जाए, और रोचकर बनाकर उसे समझने का प्रयास किया जाएगा। आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग रखोगे और समझने का प्रयास करोगे। सबसे पहले हम समझते हैं क्या है जनन स्वास्थ्य, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। अब हमारे दिमाग में सीधी सी बात आती है कि जब भी अगर कोई आपसे पूछे कि क्या है जनन स्वास्थ्य, तो जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जो जनन करने योग्य हो जाए। क्या हो जाए? जनन करने योग्य हो जाए। अब जनन योग्य करने वाला कौन, आप किसको समझते हो? तो आपके सीधे दिमाग में आता है जिसके जनन अंग क्या हो, स्वस्थ हो, विकसित हो, वह क्या है, जनन योग्य है। हम यही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, एक संगठन है जिस संगठन का नाम है WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये संगठन क्या कहता है, इस संगठन का क्या मानना है। तो जब हम इस संगठन की तरफ जाएंगे तो इसमें ये संगठन जो है WHO, यानी इसको क्या बताया गया, वर्ल्ड, लिख लेना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका हिंदी में क्या होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। हिंदी में लिख लो, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है हेड ऑफिस कहाँ है बेटा, स्विट्जरलैंड के किस शहर में है, किस शहर में, जनेवा में। कहाँ बताया गया, स्विट्जरलैंड के किस शहर में है, जनेवा शहर में इसका क्या है, हेड ऑफिस है। इसका कार्य क्या है, थोड़ा सा हम इसमें समझ लेते हैं। ये पूरे विश्व को जब संकट का समय आता है, उस समय ये क्या करता है, जिस देश में समस्या उत्पन्न होती है उसका जो है ये सहयोग करने का काम करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। यानी एक ऐसे संगठन है जो पूरे देश मिलकर क्या करते हैं, इस संगठन को चलाते हैं। हर देश से चंदा जाता है, और जब किसी देश पर आफत आती है या कोई संक्रमण जैसी बीमारियां, महामारी जैसे फैलती हैं, उनको ये क्या करता है, सहयोग करता है, उस पर रिसर्च करता है, वहाँ क्या करता है, जैसे वहाँ के लोगों की जान बचाने का पूरा प्रयास करता है, यानी पूरा खर्च उठाता है। ठीक है ना। ये क्या कहता है, विश्व यानी WHO क्या कहता है, मैंने अभी बताया कि हमारे जो दिमाग है, हमारा दिमाग सीधे कहता है कि अगर हम क्या हो गए, हमारा शरीर शारीरिक रूप से हम ठीक हो गए, हमारे जनन अंग विकसित हो गए, अगर स्वस्थ हैं तो हम क्या हैं, जनन योग्य हैं। लेकिन
WHO कहता है कि इसमें 4 जो है पहलू उसमें काम करते हैं। कितने पहलू काम करते हैं? 4 पहलू काम करते हैं। पहला पहलू क्या होता है जनन स्वास्थ्य के लिए? तो आप देखोगे कि इसमें शारीरिक आ जाता है। क्या आता है? शारीरिक। दूसरा आ जाता है भावात्मक। क्या है? भावात्मक। भावात्मक। और इसके बाद से व्यवहारात्मक। क्या है? और सामाजिक। क्या है? सामाजिक स्तर ही लिख लो। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन मानता है कि जनन योग्य व्यक्ति कौन है? जनन योग्य व्यक्ति कौन होगा? तो जिसके अंदर ये 4 पहलू पाई जाएगी। 4 पहलू का मतलब है जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्तर का विकास होगा, वही क्या कहलाता है? वो क्या होता है? जनन योग्य होता है। क्या होता है? या वो क्या माना जाएगा? जनन स्वास्थ्य माना जाएगा। यानी वो जनन के लिए क्या स्वस्थ रूप से माना जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब हम क्या होते हैं, शारीरिक रूप से फिट होते हैं। ये अक्सर माना जाता है कि अगर हमारा शरीर निरोग है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो हम क्या हैं? जनन के योग्य हैं। क्या है? जनन के योग्य। जनन योग समझते हो ना? यानी अपने जैसे संतान पैदा करने के लायक हैं। हम इस क्रिया में क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। लेकिन WHO ने क्या कहा? अब केवल शारीरिक हो और उसके अंदर भावनात्मक। भावनात्मक का मतलब होता है कि इमोशनल। क्या होता है? ध्यान देना, इमोशनल रूप से वो ठीक है। जैसे अगर मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बात बात पे रोना चालू कर देता है, बात समझ रहे हो? वो तुरंत इमोशनल हो जाता है। तो ऐसे लोग जो हैं क्या होंगे? जिनको इस पे नियंत्रण नहीं है, वह जनन स्वास्थ्य के लायक नहीं माने जाएंगे। तीसरा देखो, व्यवहारात्मक। व्यवहारात्मक का मतलब क्या है? उसका व्यवहार भी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। व्यवहार क्या होना चाहिए? अच्छा। जैसे मान लो कि पति पत्नी हैं, भाई निश्चित रूप से जनन क्रिया में भाग कौन लेते हैं? पति पत्नी लेते हैं। बताया जा रहा है आप लोगों को। WHO ने क्या माना? WHO का मानना था कि चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो, जीव जंतु नहीं, हम मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मानव में जो है कि जनन स्वास्थ्य की प्रक्रिया कब जो है उचित मानी जाती है, यानी वो कब माना जाता है कि जनन के लिए स्वस्थ है? जब उसके अंदर क्या होती है? शारीरिक स्थिति ठीक होती है। यानी शारीरिक रूप से वो क्या हो? जो व्यक्ति में 4 पहलू जो हैं, इनके मानना है कि 4 पहलू जो निम्न हैं, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक रूप, ये जो चारों को जो दर्शाता है, चारों पहलुओं को दर्शाता है, वही जनन स्वास्थ्य योग समझा जाता है। ये कौन मानता है? WHO मानता है। अब कैसे? यानी शारीरिक रूप से व्यक्ति क्या होना चाहिए? ठीक ठाक होना चाहिए। यानी उसका शारीरिक विकास हुआ हो, उसके जनन अंगों का क्या हो गया हो? विकास हो गया हो। उसके बाद से जो है भावात्मक। भावात्मक का मतलब ये होता है जिसके अंदर इमोशनल पर कंट्रोल करने की क्या हो? क्षमता। इमोशनल से मतलब क्या है कि वह हर बात पे, जैसे देखना कुछ मर्द भी होते हैं, कुछ जैसे औरतों में ज़्यादा देखा जाता है, लड़कियों में ज़्यादा देखा जाता है, वो बात बात पे इमोशनल हो जाती हैं, रोने लगती हैं। और जनन प्रक्रिया के लिए जो है इमोशनल होना क्या है? ये जनन प्रक्रिया के लिए नुकसानदायक है। तीसरा जो है, यानी उसके अंदर इमोशनल पर क्या हो? कंट्रोल होना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि व्यवहारात्मक। व्यवहारात्मक का मतलब क्या है? वो व्यवहारिक होना चाहिए। व्यवहारिक का मतलब ये होना चाहिए उसके अंदर व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और व्यवहार अच्छा होने का मतलब ये है कि पति पत्नी के जो व्यवहारिक रिश्ता है वह ठीक होना चाहिए। अब कब ठीक होगा? वो बात बात पे झगड़े ना करते हो। जैसे कुछ ऐसे भी पति पत्नी हैं
जिनको हर बात में क्या होती है, लड़ाई झगड़ा होती रहती है। पति उधर से आया, पत्नी बताया जाए, पति मान लो कि बाहर से आता है और बाहर से आने के बाद से शराब पीता है, नशा करता है और आकर पत्नी से प्रेम के से बात करने के बजाय सीधे उससे क्या करता है, मारपीट करता है, तो ये व्यवहार अच्छा नहीं माना जाएगा। या पति जो है ठीक ठाक है, पत्नी झगड़ालू है, पति से हर वक्त लड़ती है। मान लो कि पति बाहर से आया, पानी देने के बजाय, उसे आराम देने के बजाय उससे लड़ना चालू कर दी, बेलन लेके दौड़ाना चालू कर दी, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं माना जाएगा। और व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं माना जाएगा तो वह जनन योग भी नहीं माना जाएगा। ठीक है। और ये चौथा जो है, इसका पहलू क्या है, सामाजिक स्तर, यानी जो दंपति जो समाज से जुड़े होते हैं, समाज में उनका मान सम्मान होता है, उनको समाज से डर नहीं होती है। अब समाज में कौन रहता है, जो शिक्षित होता है, शिक्षित वर्ग के लोग जो होते हैं वो समाज से जुड़े हुए होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 10 लोगों के बीच में जाने से कतराते हैं, उनको हमेशा डर लगता है कि हम जाएंगे बाहर तो हमारा क्या होगा, मजाक उड़ाया जाएगा। अब एक बात बताओ, जो पति जो है घर में चुपचाप रहता है, बाहर नहीं जाता है, उसकी पत्नी उसको अच्छा समझेगी, नहीं समझेगी, तो उसमें भी क्या होगा, यानी पत्नी के मन में पति के प्रति डाउट होगी तो वह निश्चित रूप से क्या करेगी, वो प्रेम उसे नहीं दे पाएगी, और प्रेम नहीं दे पाएगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, वह जन्म स्वास्थ्य के योग्य नहीं माना जाएगा। तो ये 4 पहलू हैं जिस पे WHO ने क्या किया था, परिभाषा दिया था। इसका परिभाषा आप नोट कर लो, इसका परिभाषा मैं लिखा दे रहा हूं, लिखो। WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित, जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, एक संपूर्ण स्वास्थ्य को एक संपूर्ण जनन स्वास्थ्य कर देना। जनन स्वास्थ्य शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य होना चाहिए, और सामाजिक स्वास्थ्य होना चाहिए। परिभाषा लिख लिए। अब हम देखते हैं, परिभाषा पेपर में आता है, आप परिभाषा यही लिख दोगे, WHO के अनुसार जो परिभाषा है, ये आप इस चीज को समझिए। अब दूसरा देखो, जनन स्वास्थ्य समस्या एवं कार्य नीति, क्या पढ़ना है, कार्य नीति। देखते हैं हम, क्या है जनन स्वास्थ्य समस्या एवं कार्यनीति। यानी जनन स्वास्थ्य की सबसे पहले इसमें 2 चीज आ रहा है, जनन स्वास्थ्य समस्या, यानी आज जनन स्वास्थ्य समस्याएं कौन कौन सी हैं। यानी सबसे पहले हम समस्या को देखेंगे, कार्यनीति, यानी इससे हमें निपटने का उपाय क्या है। दोनों का मतलब यही होता है, आप इसको समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें समस्या क्या होती है, यानी समस्या को देखेंगे, समस्या क्या क्या है। तो समस्या में देखो बेटा, जनन स्वास्थ्य समस्या में जो है सबसे पहला कोई समस्या है तो वह है जनसंख्या बढ़ोतरी या जनसंख्या विस्फोट है। पहला क्या है, जनसंख्या
जनसंख्या बढ़ोतरी नाम दिया जा सकता है। ध्यान देना, पहला बताया जा रहा है कि पहली समस्या क्या है, जनसंख्या बढ़ोतरी या जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या बढ़ोतरी क्या है बेटा? बढ़ोतरी से क्या समझते हो? जनसंख्या बढ़ोतरी का मतलब क्या होता है? मान लो किसी देश या किसी स्थान पर अचानक संख्या में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, जनसंख्या बढ़ने लगे, जनसंख्या बढ़ने वृद्धि जो है लगातार वृद्धि करती जाए और मृत्यु दर में क्या होती जाए, कमी आती जाए, तो इससे संख्या क्या हो जाती है, अचानक तीव्र गति से बढ़ जाती है। और तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ने की क्रिया क्या कहलाता है? जनसंख्या बढ़ोतरी या जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है बेटा? कि किसी क्षेत्र में अचानक क्या हो जाती है, या किसी देश में अचानक वहां पर क्या हुआ, संख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने लगी, उसे ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या बढ़ोतरी या जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अब जनसंख्या विस्फोट से समस्याएं क्या उत्पन्न होती हैं? निश्चित रूप से किसी जगह पर जनसंख्या बढ़ेगी, तो जनसंख्या बढ़ने से, जैसे अभी मान लो कि हम भारत की बात करें या चीन की बात करें, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ बढ़ रही है? भारत और चीन में। यानी लगभग ये दोनों देश मिलकर विश्व की आधी आबादी तो यही रखते हैं। अब इससे क्या समस्याएं होती हैं बेटा? तो अब मान लो कि जनसंख्या बढ़ेगी, तो सबसे पहले किसी देश में जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार में क्या आएगी, कमी आएगी। यानी पहला इसमें समस्या क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो रोजगार में क्या आ जाएगी, रोजगार में कमी आएगी। जैसे मान लो अब पहले संख्या कम थी और संख्या जो है अचानक बढ़ी, तो पहले कम लोग थे काम करने वाले और काम ज़्यादा था, लोगों को आसानी से काम क्या हो जाता था, मिल जाता था। आज लोग ज़्यादा हैं और काम क्या है, कम है, तो रोजगार मिलेगा। अब अपने देश में लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, कहाँ से रोजगार मिलेगी? सरकार कहाँ से इतना रोजगार लाएगा? सबको रोजगार दे पाना संभव है नहीं है। तो सबसे पहले इससे जनसंख्या विस्फोट से क्या हो जाती है, रोजगार में कमी आती है। दूसरा समस्या क्या उत्पन्न होता है बेटा? जनसंख्या बढ़ेगा तो का जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें भी क्या आएगी, कमी आएगी। यानी भूखमरी की स्थिति क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे एक बात बताओ, पहले अगर मान लो कोई परिवार है, उसमें माता पिता, उसके एक बच्चा है, तो हर चीज माँ बाप आसानी से उपलब्ध करा लेते थे कि नहीं करा लेते थे? अब उनके 4 बच्चे हो गए, तो अब सारे वही सामान आता है, तो उसमें 4 लोगों में बंटवारा होता है कि नहीं होता है? तो खाने में कमी आया कि नहीं आया? पहले एक लड़का था, वो जम के खाता था, बच भी जाता था। अब 4 लोग हैं, अब थोड़ा थोड़ा मिलता है, किसी का मन नहीं भरता, तो एक समस्या ये उत्पन्न हो गई। यानी दूसरा इसमें आपने क्या देखा, खाद्य पदार्थों में क्या होगी, कमी होगी। तीसरा क्या होगा बेटा? जब खाद्य पदार्थों में कमी होगी या रोजगार नहीं मिलेगा तो निर्धनता आएगी। क्या आएगी? गरीबी आएगी। गरीबी आएगी तब क्या होगा? जब भूखमरी आएगी, कपड़े की भी कमी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अभी मैं इसको पूरा एक अलग से ही इसको मैं बताऊंगा, अभी शार्ट में बता दे रहा हूँ। कपड़े में भी कमी आएगा। कपड़ों में कमी के साथ साथ आपके पास जब मकान का भी क्या होगा, आवास में भी कमी आएगा। पहले एक बड़ा सा घर था, उसमें रहने वाले कम थे, आज उसी बड़े घर में क्या हो गया है, इतना पार्टीशन हो गया है कि रहने का जगह नहीं। अब एक बात बताओ, जब निर्धनता, गरीबी, जब ये सब आएगी, जब तुम क्या माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। नहीं पढ़ाएंगे तो बढ़े तो क्या होगा? अपराध बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अपराध बढ़ेगा। भाई शिक्षा नहीं होगा तो क्या होगा? अपराध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ये सारी समस्याओं का उत्पन्न कौन करेगा? जनसंख्या विस्फोट करेगा। दूसरा हम आते हैं, दूसरा इसका हेडिंग होता है, यानी पहले आपने देख लिया जनसंख्या विस्फोट, अब दूसरा हेडिंग होगा यौन संबंधी अपराध। क्या होता है? यौन संबंधी अपराध।
यौन संबंधी अपराध। दूसरा आपने हेडिंग क्या लिख लिया? यौन संबंधी अपराध। यौन संबंधी अपराध से क्या समझते हैं? आज आप देख रहे हो अपने भारत में आए दिन बलात्कार की केसेस बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है ना। और इस केस का बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? क्यों बढ़ रहा है बेटा? इसमें सबसे पहले देखोगे, जैसे अभी आप लोगों ने हाल ही में, हमको लग रहा है कि हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात है, कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ, महिला डॉक्टर का क्या होता है, बलात्कार होता है, उससे मार दिया जाता है। अभी कुछ साल पहले एक मुकदमा, अभी साल भर पहले ही एक मुकदमा फाइनल हुआ जिसमें दोषियों को फांसी भी दी गई। निर्भया का हत्याकांड को आपने देखा था, जो उसके बलात्कार करके और उसे मार दिया गया था। उसके साथ बड़ा ही हैवानियत तरह से सलूक किया गया था और लास्ट में मतलब उनको मिला। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यौन संबंधित अपराध बढ़ते क्यों हैं? आज समाज में लड़कियों को बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है, और मुश्किल होने का मुख्य कारण क्या है? तो अगर इसके मुख्य कारण की तरफ जाओगे तो सबसे पहले है शिक्षा का अभाव। यानी अपने देश में जो है जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, बच्चों को शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, शिक्षित नहीं हो रहे हैं, तो वह क्या कर रहे हैं? गलत संगत में जा रहे हैं, और गलत संगत में जा रहे हैं, और उनको सूचनाएं कौन सी मिलती है? हमेशा गलत मिलती है। अब गलत चीज़ों को सुनते सुनते उनके अंदर गलत भावनाएं पैदा होती हैं, और गलत भावनाएं पैदा होने की वजह से वह अक्सर जो है इस तरह की घटनाएं करते हैं। यौन संबंधी क्या कर देते हैं? अपराध करते हैं। किसी बच्ची को पकड़ अगवा करके उसके साथ बलात्कार करते हैं। इसलिए और जो लड़कियों का या औरतों का घर से निकलना क्या है? मुश्किल होती है। और ये अपराध जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये चाहे सरकार कितना हो भी कोशिश कर रही है, लेकिन इस पे नियंत्रण नहीं लग रहा है। अब इस कारण को मैंने बताया कि सबसे जो है बड़ा कारण कौन है? जैसे मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको एक शब्द, अभी मैंने कुछ दिन पहले, अभी पिछले जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि महिलाओं में क्या होता है कि महिलाओं की योनि के अंदर योनि छद पाया जाता है, यानी हाइमन झिल्ली पाया जाता है। एक मैंने शब्द बताया था। और वो हाइमन झिल्ली जो है केवल जो है शारीरिक संबंध के समय नहीं टूटता है, वह फिजिकल कार्यों की वजह से भी टूट जाता है, साइकिलिंग से भी टूट जाता है, दौड़ने से भी टूट जाता है। तो आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर उसी को समाज से जोड़ा जाए तो समाज में ये माना जाता है, यानी हाइमन झिल्ली का पाया जाना औरतों का कुंवारेपन का निशानी माना जाता है। और शादी के समय अगर पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, अगर ब्रीडिंग नहीं होती है, तो उसे क्या मान लेता है कि मेरी पत्नी जो है बदचलन है, उसका संबंध क्या है? किसी दूसरे मर्द से। लेकिन अगर शिक्षित होगा तो उसके अंदर ये भावनाएं उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उसने पढ़ा है और उसने मेरी बातों को क्या किया है? सुना है, उसको समझ में आ गया। दूसरी बात, आप पढ़े हो, आपको ये पता है कि कब जो है, मैं शुरू से, अभी पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन जो है फिजिकल रिलेशनशिप के लायक कौन बच्चा या बच्ची हो सकता है, किसकी उम्र क्या है और कैसे उसका विकास कब होता है। इसका ज्ञान अगर हो जाता है तो वह निश्चित रूप से, जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं वह अक्सर गलतियां नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ गंवार लोग ही यौन संबंधित अपराध करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी इसको अंजाम देते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी करते हैं। लेकिन अगर परसेंटेज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है ये अपराध करने वाले कौन लोग हैं? जो अशिक्षित हैं। समझ में आया? पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं? कम करते हैं। उनको पता है, उनको समाज से भी डर है, उनको कानूनी दंड से भी पता है कि अगर हम किसी के साथ ऐसा करते हैं तो हमको उसका क्या दंड मिलना है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं
वह बिना सोचे समझे ऐसे घटनाओं को कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, जनन संबंधी शिक्षा। तीसरा क्या है? जनन संबंधी शिक्षा। जनन संबंधी शिक्षा। देखो, हम समस्या पढ़ रहे हैं ना, पहले हमने देखा जनसंख्या बढ़ोतरी, दूसरा हमने देखा यौन अपराध, जनसंख्या संबंधी शिक्षा। देखो, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अपने देश में जो है यौन शिक्षा का जो है बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, और यौन शिक्षा का बढ़ावा न देने के कारण यौन शोषण या यौन संबंधी अपराध क्या हो रहे हैं? बढ़े। जैसे हमें जब तक जो है किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा, चाहे वो आप बच्चे हो, मान लो कि मैंने अभी आप लोगों को आर्तव चक्र पढ़ाया था, तो आर्तव चक्र का मतलब ये था कि बच्ची जब 10 से 12 साल की होती है उसके अंदर आर्तव चक्र क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है 10 से 12 साल में। लेकिन एक बात बताओ कि 12 साल की बच्ची में आर्तव चक्र प्रारंभ हो गया, उसके अंदर जो है कि अंड का निषेचन भी हो सकता है, अंडाणु का निषेचन भी हो सकता है, लेकिन क्या उसका जो जनन अंग है, गर्भाशय है, वो विकसित हुआ? नहीं। तो जब तक हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं होगा, हमारे सामने समस्या होगी। तीसरी बात, जनन संबंधी शिक्षा क्यों जरूरी है और समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं कि आज जो है हमारे कोर्स में जो है यौन शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। सरकार को एक अनिवार्य विषय बनानी चाहिए। एक बार पहल हुआ था कि भारत में पहल हुआ था कि यौन शिक्षा को सार्वजनिक किया जाए, जिससे बच्चों को इसके बारे में जानकारी हो, और उसके लिए जो है सरकार ने कोशिश की, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया, क्योंकि भारत के लोग जो है ना यौन शिक्षा को हमेशा शर्म से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? शर्म से जोड़ते हैं। अब देखो, अपने देश में हर साल जो है लाखों किशोरावस्था में लड़कियों की जान जाती है। एक तो उसमें सबसे बड़ा प्रेम प्रसंग है। प्रेम प्रसंग में बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, और कम उम्र में बच्चियां क्या हो जाती हैं? गर्भ से हो जाती हैं। और गर्भ से होने की वजह से अगर समाज लोक लज्जा के कारण वह किसी को बता नहीं पाती हैं, तो या तो वह आत्महत्या करती हैं, फांसी लगाती हैं, या दूसरा क्या होता है कि संजोग से मान के चलो कि कहीं उन्होंने कोई सोचा कि हम कोई उपाय सोचा, किसी से पता किया, किसी कम उम्र के बच्चों से अपने दोस्तों में ही पता करते हैं, कोई ऐसे दवाओं का नाम बता देता है और वो दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से न बच्चा पूर्ण रूप से क्या होता है, वह नष्ट नहीं हो पाता है, जो बूढ़ होता है पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता है, और उस बच्ची को क्या होता है, जो किशोरावस्था में होती है, उसको अत्यधिक क्या होने लगता है? ब्लीडिंग होने लगता है, और ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं लेता है, और ब्लीडिंग होने से उसकी मौत हो जाती है, और वो शर्म से किसी को बता भी नहीं सकती। तो अगर यौन शिक्षा, ये यौन संबंधी शिक्षा उसके पता होता, तो वह निश्चित रूप से ऐसी गलती नहीं करती। अगर गलती करती भी तो उससे पता होता है कि हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम क्या हो, सुरक्षित रह सकें। तो इसलिए इसमें जो है ये जनन संबंधी शिक्षा भी क्या है, अनिवार्य होना चाहिए, जो अभी अनिवार्य नहीं हुआ, तो एक ये भी बहुत बड़ी क्या मानी जाएगी, समस्या मानी जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, यौन संचारित रोग, जो सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या इसकी क्या है? यौन संचारित रोग है। बेटा समझोगे कि यौन संचारित रोग क्या है? देखो, यौन संचारित रोग का सबसे बड़ा काम है
यानी पहली समस्या तो क्या है, आज कुछ रोग जो हैं यौन संबंध बनाने से भी हमारे शरीर में फैलते हैं। अब कुछ उसमें से ऐसी भी बीमारियां हैं जो जानलेवा हैं, लाइलाज है, जैसे HIV है, एड्स है। एड्स एक जानलेवा बीमारी है। चूंकि एड्स केवल यौन संबंध से ही नहीं, एड्स कई कारणों से फैलता है। और जैसे आपने क्या किया, इस्तेमाल किए हुए इंजेक्शन, किसी दूसरे व्यक्ति को लगाया हुआ इंजेक्शन आपको उसी इंजेक्शन से आपको भी क्या किया जाए, इंजेक्शन लगाया जाए, तो भी ये बीमारी क्या हो सकती है, फैल सकती है। ये असुरक्षित यौन संबंध से फैल सकती है। अगर मान लो, क्योंकि अगर भाई अब सारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और बच्चे बड़े होंगे तो हार्मोन्स का क्या होगा, उनके अंदर स्राव होगा। जब हार्मोन्स का स्राव होगा तो उनके अंदर विपरीत लिंग के प्रति क्या होगा, आकर्षण होगी। और आकर्षण होगी तो वह निश्चित रूप से क्या होंगे, वह जो है अक्सर जो है बच्चे किधर भगेंगे, यानी फिजिकल रिलेशनशिप की तरफ आकर्षित होंगे। और ऐसे स्थिति में उनको शिक्षा के अभाव के कारण, उन्हें जानकारी के अभाव के कारण उनके अंदर यौन संचालित रोग क्या हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। अब जैसे एड्स की मैं बात कर रहा था, जो है एक जानलेवा बीमारी है। अगर बच्चों को शिक्षा ज्ञान होता तो उन्हें पता होता कि बहुत सारी युक्तियां हैं जिसका इस्तेमाल करने से क्या हो सकता है, हम ऐसे जो है जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं। जिसमें इसमें सबसे पहले आपकी किताब में दे रखा है, जिसको कहा जाता है निरोध, या इसको कहा जाता है कंडोम। अगर इनका इस्तेमाल करें यौन संबंध के समय तो निश्चित रूप से इस रोग से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। क्या देख लिया, 3 समस्याओं में हमने जनसंख्या विस्फोट देख लिया, दूसरा क्या देख लिया, यौन संबंधी अपराध, जनन संबंधी शिक्षा और यौन संचालित रोग देख लिया। ठीक है ना, ये हमने क्या कर लिया, ये 4 हमने कंप्लीट कर लिया। 5वां क्या है, हाँ एक चीज मैंने इसमें एड्स बताया ना कि ये कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है इसमें, एड्स। अच्छा, एड्स किस विषाणु के कारण होता है बेटा, कोई बताएगा? HIV के कारण होता है। कौन सा विषाणु है, HIV। और ये किन किन कारणों से फैलता है, तो मैंने क्या बताया, पहला असुरक्षित यौन संबंध से होता है। दूसरा क्या बताया, एक ही ब्लेड से कई लोगों का सेव करने से भी होता है। जैसे पहले जो हम लोग के समय में क्या चलता था, एक छूला होता था और नाई क्या करता था, उसी से दाढ़ी हमारा भी बनाया और दूसरे को भी बनाया। मान लो कि मेरे अंदर HIV के क्या है, वायरस है, उस ब्लड से निकलकर उस छूड़े में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और जब उस व्यक्ति का बनेगा तो निश्चित रूप से दाढ़ी बनती है, तो थोड़ी सी दाढ़ी क्या होती है, कहीं ना कहीं कटती है। तो कटती है तो ब्लड के माध्यम से उसके शरीर में क्या कर जाता था, प्रवेश कर जाता था। इसके बाद से है, इसमें एक जो ये था कि पहले डॉक्टर भी क्या करते थे, एक ही इंजेक्शन लेके घुमा, सुई लेके घुमा करते थे और उसी को पानी से एक बार धुल गया और जैसे हमको लगाया इंजेक्शन और उसी से आपको भी क्या करते थे, लगाते थे। जब क्या हुआ, इस बीमारी का पता चला, तब से इस पे पूर्ण रूप से क्या हो गया है, प्रतिबंध हो गया। अब हम भी दाढ़ी बनवाने जाते हैं या कोई भी दाढ़ी बनवाने जाता है तो वह तुरंत ब्लेड को क्या करा लेता है, चेंज करा लेता है। ठीक है, चौथा जो है देखते हैं, इसका चौथा प्रॉब्लम क्या है, चौथा कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो बाल विवाह में बढ़ावा होता है। किसमें बढ़ावा होता है, ये 5वां है ना, तो बाल विवाह। अब आप सोचोगे कि बाल विवाह से जनन स्वास्थ्य की समस्या क्या हो सकती है, तो मैंने अभी बताया। अब एक बात सुनो, पहले तो जिन बच्चों को, अब मान लो कि 12 साल का लड़का है, 10 साल की लड़की से शादी होती है, अब उनके अंदर कितनी सोचने समझने की क्षमता है। पहले तो उनको ये भी नहीं पता है कि जो जनन अंग है वह कैसे वो साफ सुथरा रहेंगे। उनके अंदर तो ऐसे बैक्टीरिया वगैरह का फैलने का संभावना क्या होता है, ज़्यादा होता है। दूसरा क्या होता है, अब अगर मान लो ये
बाल विवाह हो गया, बच्ची कितने साल की है, 12 साल की है, अभी मैंने बताया 12 साल की बच्ची के अंदर हो सकता है अंडाणु का निषेचन हो जाए, लेकिन क्या उसका गर्भाशय का पूर्ण रूप से विकास हुआ है? नहीं हुआ है। अब ऐसे में जो बच्चे को वह जन्म देगी, वह बच्चा कैसा होगा बेटा? या तो जन्म के समय इसकी भी मौत हो सकती है, बच्चा भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा, तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी कि नहीं होंगी? तो एक बाल विवाह भी क्या है? जनन स्वास्थ्य की समस्या का एक कारण है। ठीक है। और मैंने एक यौन शोषण अभी मैंने बताया है, यौन संबंधी अपराध मैंने बताया है। यौन शोषण, यौन शोषण का मतलब क्या है? वही चीज है, जैसे देखो अगर पति पत्नी भी हैं, आज से एक चीज मैं बता दूं, अपराध किसे कहा जाता है? इच्छा से की गई फिजिकल रिलेशनशिप को प्रेम से जोड़ा जाता है, लेकिन इच्छा के विरुद्ध किसी के शारीरिक संबंध बनाने को शोषण कहा जाता है। अगर पत्नी ही हो या पत्नी ही हो, पत्नी की इच्छा नहीं है और पति उसके साथ जबरदस्ती क्या करता है? संबंध स्थापित करता है, तो ये क्या कहलाएगा? अपराध कहलाएगा। ये बिल्कुल क्या माना जाएगा? अपराध। अगर इच्छा पूर्वक दोनों इच्छा के साथ अगर फिजिकल रिलेशनशिप में रहते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन किस में गया? क्या बताया गया? दोनों का। अगर यानी खासतौर से जो महिला होती है, महिलाओं में अगर उसके इच्छा के विरुद्ध उसका पति भी उसके साथ क्या करता है? फिजिकल रिलेशनशिप में रहता है, तो ये किस में आएगा? अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, समस्या हमने क्या कर लिया? देख लिया। अब समस्या कंप्लीट हो गया, तो एक यहां पे हेडिंग लिखोगे, यौन शोषण। क्या लिखोगे? यौन शोषण। ये बातें आप लोगों को इसमें समझ में आ गई? समस्या में ये कितनी पॉइंट थी? पॉइंट वाइज मैंने बता दिया कि इसकी समस्याएं कौन कौन सी हैं। जनसंख्या बढ़ोतरी है, यौन संबंधी अपराध है, और जनन संबंधी शिक्षा है, और यौन संचालित रोग है, और बाल विवाह है, और यौन शोषण है। ये क्या है? समस्या हो गई। या आप इस पेपर में आता है तो इतनी समस्याओं को क्या करोगे? लिखोगे। अब दूसरा जो है, हम किसको पढ़ेंगे? कार्यनीति को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? कार्यनीति को अब स्टार्ट करेंगे। समस्या खत्म की। हाँ देखो, अब दूसरा हमने समस्या को तो देख लिया, अब दूसरा देखते हैं कार्यनीति। इसके क्या उपाय हैं? यानी जनन स्वास्थ्य में जो है, हमने जनन स्वास्थ्य समस्या देख लिया, समस्याओं का कारण क्या है। अब समस्याओं से बचने के उपाय क्या हैं, यानी कार्यनीतियां कौन कौन सी हैं। इसका मतलब होता है, कार्यनीतियों का मतलब बचने का उपाय। अब इसके बचने के उपाय क्या है? सबसे पहला है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन किसे कहा जाता है बेटा? सबसे पहले हम फैमिली प्लानिंग के बारे में समझेंगे। फैमिली प्लानिंग कहा किसे जाता है? देखो, परिवार कल्याण हेतु जो है, बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की क्रिया क्या कहलाती है? परिवार नियोजन कहलाती है। बताया जा रहा है कि जैसे परिवार के कल्याण के लिए, परिवार की भलाई के लिए बच्चों की संख्या कम करना क्या कहलाता है? या परिवार को छोटा कर लेना, सीमित कर लेना, या नियोजित कर लेना, ये क्या कहलाता है? परिवार नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे परिवार नियोजन में? ये परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग जो है, सर्वप्रथम किस देश ने किया था? सबसे पहले फैमिली प्लानिंग का जो है नियम लागू किसने किया था? तो वह था भारत। कौन था? ये 1951 में जो है, यानी अपना देश भारत 1951 में एक दुनिया का, यानी पूरे विश्व में
पहला ऐसा देश था जिसने क्या किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया। और ये नियम लागू किया। ये किसके लिए किया और क्यों किया? तो भारत में जो बच्चों का जन्म हो रहा था उसका मकसद था कि बच्चों की संख्या कम होगी। बच्चों की संख्या कम होगी तो इससे क्या होगा, बच्चा भी स्वस्थ होगा, उसकी माँ भी स्वस्थ होगी, आहार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए किस योजना को लेकर आया गया था, परिवार नियोजन बनाया गया था। और ये वही समय था जब पहला आपको क्या नारा दिया गया था, हम दो हमारे दो। समझ में आ रहा है ना? हम दो हमारे दो का नारा किसने लगाया था? ये परिवार नियोजन कार्यक्रम में लगाया था। और इस कार्यक्रम को जो है सरकार ने क्या किया था, इस कार्यक्रम को जो है बहुत तेजी से विकास करने के लिए टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, यहाँ तक गांव-गांव में लोगों को जागरूक करने के लिए जो शिक्षित वर्ग के लोग थे उनको क्या किया गया, बोला गया कि आप गांव-गांव में जाएं, चौपाल लगाएं और चौपाल लगाकर जितने नौजवान लोग हैं या किशोरावस्था के बच्चे हैं या जो शादीशुदा लोग हैं उनको जागरूक करें कि परिवार जितना ही छोटा होगा उतना ही सुखी परिवार होगा। और इससे बचने के क्या उपाय हैं इनको भी बताया जाए। तो उस समय जो है, जब हमको लग रहा है इंदिरा गांधी जी का जब समय था, नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू का समय था, और फिर इनके समय में भी इसमें क्या किया गया था, गांव-गांव में फ्री जो शादीशुदा लोग थे उनको कंडोम भी बांटा गया था, ताकि लोगों को समझाया गया था कि अगर आप जो युक्तियां बनाई गई हैं इन युक्तियों का उपयोग करते हो तो परिवार क्या होगा, छोटा हो। बाद में इसी को यानी परिवार नियोजन को ही, परिवार नियोजन का परिभाषा आप लिखोगे तो लिख लो, परिवार कल्याण हेतु, परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की क्रिया परिवार नियोजन कहलाता है। अब ये क्यों बनाया गया था बेटा, इसको क्यों बनाया गया था, इस नियम को? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जनन संबंधी जानकारी क्या किया जाए, प्रदान किया जा सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जनन संबंधी जानकारी क्या करना, लोगों तक पहुंचाना। और बाद में जो है इस परिवार नियोजन का नाम बदलकर जो है इसका दूसरा नाम रखा गया जिसे परिवार कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। क्या बताया गया, बाद में इसी का नाम बदलकर इसको क्या कर दिया गया, परिवार कल्याण। परिवार कल्याण योजना इसका नाम रखा गया था। योजना लिख लेना, ठीक है ना। और फिर इतना ही पे नहीं रहा, कुछ सालों बाद जो है इसमें फिर क्या हुआ, इस नाम को भी बदल दिया गया। किस नाम को, परिवार कल्याण के नाम को बदलकर, और इसका नाम जानते हो क्या रख दिया गया लास्ट में, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। क्या नाम रखा गया, जनन एवं बाल, इसका नाम बदला गया तो लिखा गया जनन। देखो ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, ये चीजों को जैसे मैंने इसको बताया परिवार नियोजन का 1951 में लागू गया, ये चीजें जो है पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। इनका नाम बदल के क्या रखा गया, पहले क्या था परिवार नियोजन, बाद में इसका नाम क्या हुआ, परिवार कल्याण योजना। और परिवार कल्याण योजना का नाम फिर बदला तो क्या हुआ, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड
चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। कार्यक्रम में क्या हो जाएगा? प्रोग्राम। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? शॉर्ट में इसको कहा जाता है RCH। क्या नाम दिया जाता है? RCH। तो अगर कहीं केवल RCH शब्द आ जाए तो इसका मतलब क्या समझ लेना? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है ना? अब इसका जो ये नाम बदला गया, इसका मकसद क्या था? शुरू में तो केवल परिवार को नियोजन की बात हुई। परिवार नियोजन के बाद से दूसरी बात क्या है कि परिवार का कल्याण कैसे हो, उसको जोड़ा गया। बाद में इसका नाम बदल के फिर क्या रखा गया? जनन एवं बाल सेवा कार्यक्रम। अब इसके तहत क्या रखा गया बेटा? तो इसके तहत मुख्य चीजें थी, वह क्या थी? सबसे पहले बच्चा भी स्वस्थ होना चाहिए और माँ भी क्या होनी चाहिए? स्वस्थ होनी चाहिए। यानी माता पिता दोनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के ये कार्यक्रम बनाया गया। इसके बाद से उनका आहार, जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, उसका आहार कैसा होना चाहिए? कोई माँ गर्भवती महिला है तो उसका आहार कैसे होना चाहिए? अभी देखो अपने देश में गरीबी की वजह से लोगों को बच्चा चाहिए, लेकिन बच्चा पैदा करने वाले माँ के स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं देता है। आपके गांव में देखो, गांव में क्या होता है कि जो भोजन परिवार के सारे सदस्यों के लिए बनता है वही भोजन एक गर्भवती महिलाओं के लिए भी क्या होता है? वही होता है। उसको अलग से कोई व्यवस्था नहीं होता है, उसके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया गया कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको किस प्रकार के पोषण युक्त भोजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इस पे ध्यान दिया गया। इसके बाद से अगला जो है, बच्चे को अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो उन बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई, जो समय समय पर टीका लगता है। आप देखना आज भी टीकाकरण होता है। बच्चे को जन्म के बाद से हर 6 माह पर टीका लगता है। एक जन्म के समय भी 2 टीकाएं लगती हैं। तो जैसे मान लो कि आप देखते हो खसरा का लगता है, काली खांसी का भी लगता है, इसके बाद से निमोनिया का इंजेक्शन लगता है, पोलियो का लगता है, ये लगता है ना टीकाकरण। तो ये टीकाकरण योजना बनाया गया जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके? बचाया जा सके। अभी इतना करने के बावजूद भी पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो उसके तुलना में भारत में सबसे ज़्यादा बच्चों की क्या होती है? जन्म से लेकर और 5 साल की उम्र में क्या होती है? मृत्यु। ठीक है ना? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य था बच्चे और उसके माँ को क्या करना? सुरक्षित रखना। ठीक है? तो ये एक, इसके बाद से एक और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था, जैसे आज भी देखो अपने देश में क्या होता है, सबसे ज़्यादा लोग किस पे ध्यान देते हैं? किस पे ध्यान देते हैं? उनका शौक होता है कि हमारा जो है लड़का ही हो, लड़की पैदा न हो। जो एक औरत है वही लड़की को जन्म देती है तो बैठ कर रोना चालू करती है। तो इस कार्यक्रम का एक और उद्देश्य था कि बच्चे और लड़के और लड़कियों में कोई अंतर न समझा जाए। यानी चाहे लड़का हो या लड़की हो, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। जितना एक लड़के का महत्व है उतना ही एक लड़की का महत्व है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया गया कि लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप अगर लड़का होता है तो भी खुश, लड़की होती है तो भी हमें खुश होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि लड़की नहीं होगी तो ये दुनिया चलेगा? नहीं चलेगा। इस दुनिया को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? एक औरत की होती है। अगर इस संसार में इंसान है तो वह किसके देन से हैं? औरतों का देन। ठीक है, अब ये हमने पहला हेडिंग देख लिया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा इसमें कौन सा आता है? यौन शिक्षा। क्या आता है? यौन शिक्षा। यौन शिक्षा मैंने अभी बताया कि यौन शिक्षा के अभाव में बहुत सारे अपराध होते हैं और सरकार को चाहिए, यानी भारत सरकार को चाहिए कि यौन शिक्षा को क्या करें? सार्वजनिक करें और अनिवार्य सब्जेक्ट बनाएं, जिससे अपराध में क्या हो? कमियां हो
और बच्चों को जो है यौन संबंधित शिक्षा मिल सके, जिससे वो पूर्ण जानकारी होगी, तो बहुत सारी गलतियां क्या हो जाएंगी, गलतियों से वह बच जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग, विवाह योग्य आयु क्या है, या बाल विवाह पे रोक। ठीक है ना। बाल विवाह आप लोगों ने उसमें बाल विवाह लिखा गया था ना, तो आप लिख लो बाल विवाह पर रोक। बाल विवाह पर रोक। अगर हम बाल विवाह पर रोक लगा दें, बाल विवाह का मतलब है कि जो देखो, बाल विवाह उसको कहा जाता है जो उम्र, यानी जिस उम्र में शादी होनी चाहिए उससे कम उम्र में विवाह हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बाल विवाह कहते हैं। लेकिन सरकार ने इसके लिए एक उम्र बनाया है। बाल विवाह को रोकने के लिए विवाह का हमारा एक उम्र बनाया गया है। जैसे लड़के का उम्र 21 साल और लड़की का 18 साल माना गया है। तो अगर इस उम्र में बच्चों की शादी की जाए तो क्या होगा, निश्चित रूप से बाल विवाह पर रोक लग सकती है। या एक चीज और है, बाल विवाह को बचाना है तो हमें लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, शिक्षित करना होगा। जब लड़कियां उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगी तो उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगी तो निश्चित रूप से वह पढ़ने, जब पढ़ाई पीरियड में होंगी तो उस समय उनकी विवाह पर क्या लगी रहेगी, रोक लगी रहेगी। क्योंकि बच्ची को हर माँ बाप चाहता है कि बच्ची जब तक पढ़ाई नहीं कर लेती है तब तक उसका विवाह नहीं करेंगे, तो बाल विवाह पर निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, रोक लग सकती है। और भी कारण हैं, उनको आगे देखा जाएगा, क्योंकि इतना डिटेल आपको नहीं दिया, जो आपकी किताब में है उसके हिसाब से बता रहे हैं। इसके बाद से चौथा है एमनियोसेंटेसिस पर रोक। तीसरा है जो इसका महत्वपूर्ण जो है, देखो ये एक थोड़ा सा आप लोगों के लिए अलग शब्द मिल रहा होगा, इसको समझते हैं क्या है एमनियोसेंटेसिस पर रोक। क्या है एमनियोसेंटेसिस, क्या होता है, तो देखो एक तरह से समझ जाओ अपनी भाषा में, भ्रूण जांच पर रोक। यानी इसका ये होता है, यह एक ऐसी तकनीकी होती है, देखो यहाँ ध्यान दो, इसका लिखना होगा, लिख लेना प्रेमा साहब लोग। यह एक ऐसी तकनीकी होती है जो क्या करता है, भ्रूण के अंदर जो बच्चा होता है उसके लिंग का पता लगा लेता है कि वो लड़का है कि लड़की। ठीक ना। तो अगर इस पर भी रोक लगाया जाए तो निश्चित रूप से क्या होगा, भ्रूण हत्या रोकेगी। और लोगों को ये पता होगा भ्रूण हत्या भी क्या है, कानूनी अपराध है। देखना लिखा होता है हर जगह, आप देखते हो कि जहाँ पर भी अल्ट्रासाउंड होता है वहाँ पे लिखा होता है कि इसमें यहाँ पर भ्रूण जांच कराना क्या है, कानूनी अपराध है, यहाँ जांच नहीं की जाती है। लेकिन पैसा लेके जांच कर लेते हैं, देखे हो ना, चोरी चोरी पैसा लेके कर ही लेते हैं, सब मानते थोड़े हैं। तो ये क्या है, अगर इस पे रोक लगाया जाए तो भी इस समस्या से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। और ये लोगों को जागरूक किया जाए कि लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। तो ये रहा आपका एक जो है क्या, जनन स्वास्थ्य का मुख्य कुछ बिंदु। अब हम सीधे आएंगे, जो अगला जो है टॉपिक जो है आप लोगों को बताना है वह जनसंख्या विस्फोट ही एक चालू करते हैं, और जनसंख्या विस्फोट को लेक्चर के माध्यम से समझते हैं। मिटा दे इसे, लिख लियो। देखते हैं जनसंख्या विस्फोट में क्या नई चीज पढ़ते हैं, जनसंख्या विस्फोट। देखो जनसंख्या विस्फोट क्या है। अब जैसे जनसंख्या के सामने आ गया है विस्फोट, विस्फोट का मतलब धमाका। यानी हम क्या कर लें, 1-2 हज़ार लोगों को इकट्ठा कर दें, उसमें एक बम लगा के धमाका कर दें, जनसंख्या विस्फोट मान लिया जाएगा, यही ना। तब क्या, जैसे दीपावली के में 10-20 लोगों को खड़ा करा के उसमें पटाखे फोड़ दिए जाए तो भी क्या मान लिया जाएगा, धमाका। ये नहीं है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होता है, हम समझेंगे कि जनसंख्या विस्फोट है क्या। तो देखो जनसंख्या विस्फोट किसे कहा जाता है, यानी किसी भी, चाहे वो जीव जंतु हो या मनुष्य हो, उनके जातियों में तीव्र गति से वृद्धि का होना। विस्फोट क्या है, तो देखो
किसी क्षेत्र में मानव जाति की क्या है, संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, जनसंख्या विस्फोट कहलाएगा। अब जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है, तो जनसंख्या विस्फोट का कारण सबसे पहले हम देखेंगे कि जनसंख्या विस्फोट की जब बात आती है तो पहला कारण क्या है कि आज देखो सबसे समस्या क्या हो रही है, जन्म दर में वृद्धि हो रही है और जबकि मृत्यु दर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। मृत्यु दर और जन्म दर से क्या मतलब है, जन्म दर जब जैसे मान लो कि लोगों बच्चे ज़्यादा जन्म ले रहे हैं और लोग कम मर रहे हैं, और कम मरने का कारण क्या है, आज हॉस्पिटलों का तेजी से क्या हुआ है, विकास हुआ है, नई नई तकनीकी आ गई है। अब तकनीक का जब विकास हुआ है तो मरे हुए को भी काफ़ी दिनों तक जिला लिया जाता है, यानी किसी का जान जाने वाला होता है उसको भी आसानी से क्या कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है। अब मर कम रहे हैं और जन्म क्या हो रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, तो संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अब इसमें एक चीज है जनसंख्या विस्फोट आपने समझा। अब इसमें देखते हैं इसका जो पेपर में क्या क्या पूछता है, थोड़ा एक मैं पॉइंट वाइज करके मैं बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट को नोट कर, जो पेपर में एक एक नंबर का आता है। पहले तो हम समझेंगे कि जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या हुआ, मानव जाति की जनसंख्या किसे कहा जाता है, तो मानव की मनुष्य जाति की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं, या किसी भी जीव जंतु की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। मानव जनसंख्या का अध्ययन जो है किस में किया जाता है, तो मानव जनसंख्या का अध्ययन जो है, यहां लिख लेना, मानव जनसंख्या का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, जिसमें क्या जाता है उसे कहा जाता है डेमोग्राफी। क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी। यानी बताया गया, ध्यान से सुनो, मैंने अभी परिभाषा बताया जनसंख्या विस्फोट क्या है। अब जनसंख्या का जो है अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको यानी जनसंख्या का अध्ययन किसमें किया जाता है, डेमोग्राफी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, डेमोग्राफी में किया जाता है। तो पहला एक पॉइंट आपका ये हो गया, पहला इसको पॉइंट वाइज देखते हैं, पहला ये हो गया। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, यहां लिख देते हैं दूसरा इसका पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटा, सर्वप्रथम जो है हम देखेंगे कि जनसंख्या के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, तो जनसंख्या का सर्वप्रथम अध्ययन जो है माल्थस ने किया था। यानी मानव जनसंख्या का, मानव जनसंख्या का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था बेटा, क्या मैंने नाम बताया, सर्वप्रथम इसका अध्ययन जो है माल्थस ने किया था। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, क्या बताया गया। पहला बताया मानव जनसंख्या यानी मानव जनसंख्या का अध्ययन किसमें किया जाता है, डेमोग्राफी में किया जाता है। और दूसरा ये बताया गया कि मानव जनसंख्या का सर्वप्रथम जो है अध्ययन किसने किया था, माल्थस ने किया था। तीसरा लिख लो, तीसरा आप लिख लो, विश्व जनसंख्या दिवस जो है, विश्व दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई
को मनाया जाता है। ठीक है, चौथा देखते हैं। हाँ चलो ये हो गया, बस इतना ही रहने देते हैं। 3 पॉइंट हमने इसमें समझ लिया, एक पॉइंट के हिसाब से। अब हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा लिखवा दें कि लिख लोगे? इसका परिभाषा ये होगा कि तीव्र गति से बढ़ने वाली मानव संख्या को मानव जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। ठीक है ना? परिभाषा अगर लिखना होगा तो तीव्र गति से बढ़ने वाली मानव संख्या को क्या कहा जाता है? मानव जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। अब जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है, क्या देखेंगे? जनसंख्या विस्फोट के कारण। जनसंख्या विस्फोट के कारण बेटा जनसंख्या विस्फोट का कारण देखेंगे तो इसका कई कारण है। अगर कारण मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत हो जाएगा। अगर ऐसे एक सिंपल सी बात हम समझ लेते हैं, आपके उसमें तो दिया नहीं है सिलेबस में, किताब में नहीं दिया, मैं ऐसे 4-5 हेडिंगें बता देता हूँ। पहला जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? अशिक्षा। क्या है? शिक्षा का अभाव है। दूसरा जो है, क्यों शिक्षा का अभाव है? शिक्षा की अभाव मैंने अभी बताया। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपके माता पिता रुके हुए हैं, आप पढ़ाई बंद कर दो, आपके माता पिता कल विवाह कर दो, वह सर पे बोझ नहीं रखना चाहते। एक ये भी कारण है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? धार्मिक प्रवृत्तियां हैं। धर्म भी इसमें आता है। धर्मशास्त्रों को उठाकर देखोगे तो धर्मशास्त्र तो ये कहता है कि जैसे बच्चे और बच्चियां क्या हो गए, बालिग हो गए, उनका विवाह करना क्या है? अनिवार्य है, वरना सारा जो है पाप का भोगी कौन होता है? माता पिता होते हैं। तो ये भी कारण है। तीसरा क्या है? दहेज प्रथा भी है। दहेज प्रथा क्यों है बेटा? जैसे मान लो कि माता पिता कहीं अचानक घूमने गए और अचानक एक लड़के का पता चला और वो शादी करने के लिए तैयार है, अच्छा परिवार मिल गया, दहेज भी नहीं ले रहा है, तो माता पिता सोचते हैं कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, वह कम ही उम्र में अपनी लड़की का उससे क्या कर देते हैं? विवाह कर देते हैं। तो ये के कारण ये भी हो जाएगा। इसके बाद से क्या है? समाज में बढ़ती हुई अपराध। जो आज अभी मैंने बताया कि जो यौन शोषण संबंधी अपराध जो बढ़ रहे हैं, ये अपराध भी किसके कारण हो रहे हैं? किसके कारण? तो इसके वजह से भी माँ बाप अपने बच्चे और बच्चियों का समाज में मान सम्मान बने रखने के लिए समय से पहले उनका क्या कर देते हैं? विवाह कर देते हैं। बहुत सारे कारण हैं, अभी इतना मुझे नहीं, आपका किताब क्या कहता है, आपका कोर्स क्या कहता है, हम इस पे देखते हैं। पहला ये क्या कहता है इसमें कि इसका कारण क्या है? एक तो जलवायु भी कारक है। भारत की हम बात करें तो भारत में सबसे पहला जो है, अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है जलवायु। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की जलवायु क्या है? गर्म जलवायु है। गर्म जलवायु होने के कारण अपने देश में क्या होता है? गर्म जलवायु होने के कारण अपने देश में सबसे पहले उम्र से पहले बच्चे बालिग हो जाते हैं। जैसे 12 से 14 में नहीं, जैसे 10 से 12 में नहीं होना चाहिए। ये गर्म जलवायु और यहाँ गर्म मसालों का खान पान ज़्यादा होने के कारण एक कारण ये भी है, अपने यहाँ गर्म मसालों का पैदावार ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग खाते हैं। बच्चे उम्र से पहले क्या हो जाते हैं? बालिग हो जाते हैं। बालिग होने का मतलब समझते हो ना? यानी वह जो है जनन करने योग्य बन हो जाते हैं, भले शरीर का विकास हो या न। तो ये कारण ये भी है। आज जब कम उम्र में बच्चे इस तरह से होते हैं, उनकी कुर्फात बढ़ जाती है। कुर्फात बढ़ जाती है तो मजबूर होकर माँ बाप को क्या करना पड़ता है? विवाह करना पड़ता है। आप देखते हो 8 की पढ़ने वाली बच्चियां भग जाती हैं या बड़े बच्चे भग जाते हैं। अब ऐसे स्थिति में माँ बाप क्या करेगा? उनको फिर घर बैठाएगा, उनका शादी विवाह करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और उनकी शादी विवाह होगी तो वह टीम तैयार करेंगे, जनसंख्या विस्फोट होगी।
हाँ यही होगा ना, जिसकी कम उम्र में शादी होगी वो क्रिकेट टीम बनाएगा, और क्रिकेट टीम बनाना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट। हंस रहे हो, अरे आप समझो, जैसे सरकार ने, अब देखो जो एक चीज, जैसे धर्मशास्त्रों के अनुसार मैंने कहा कि धार्मिक कृतियाँ भी हैं। धर्म क्या कहता है, धर्म कहता है कि आप जो है बच्चों का जन्म होना ईश्वरीय देन है, आप बच्चों को जन्म पे रोक नहीं लगा सकते। आपको कहा जाता है नसबंदी जैसे प्रोग्राम, या आपको गर्भ निरोधक बहुत सारी युक्तियां हैं उसका प्रयोग, अभी धर्मशास्त्र कहता है कि ये सारा क्या है, गुनाह है, पाप है, आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर ऐसा करते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। अब मुस्लिम धर्म में लोग कहते हैं कि उसका जनाजा ही नहीं होगा। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वह टीम नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, और टीम बनाना ही तो विस्फोट है, वही जनसंख्या विस्फोट है। ठीक है, तो एक तो गर्म जलवायु था, लेकिन आपका किताब क्या कहता है हम उसको समझाते हैं। मैंने बहुत सारे जैसे 4-5 मैंने बता दिया, आप लिखना चाहो इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट का क्या है कारण है, और भी कारक है, उसको मैं अब इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत लंबा आपका ये हो जाएगा। बस 5 या 10 मिनट में मैं 4-5 हेडिंग है बता के उसको खत्म करता हूँ। जनसंख्या विस्फोट देख लेते हैं। जनसंख्या विस्फोट में पहला क्या है, उत्तम जनन स्वास्थ्य। पहला क्या है, उत्तम जनन स्वास्थ्य। आप लोगों ने जो हेडिंग लिखा है उसको लिख सकते हो। अब आपके किताब में दिया है उत्तम जनन स्वास्थ्य। उत्तम जनन स्वास्थ्य से क्या मतलब है बेटा, आज देखो, आज जो है बच्चे पढ़े लिख भी ज़्यादा रहे हैं, तो मानसिक सामाजिक हर रूप से ठीक ठाक हो रहे हैं, और आजकल बहुत सारी व्यवस्थाएं भी हो गई हैं। तो व्यवस्थाएं होने की वजह से, उत्तम जनन स्वास्थ्य होने की वजह से, मतलब जब पूर्ण रूप से हर चीज़ से जो 4 पहलू बताया गया वो चारों पहलू सब में निर्भर करता है, तो इससे क्या होता है, वह जनन स्वास्थ्य माना जाता है, स्वस्थ जनन के लिए स्वस्थ माना जाता है, और वही जनन स्वास्थ्य भी कहलाता है। तो इसमें क्या होती है, अब इसमें देखो उत्तम जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या है, आजकल लोग बीमार पड़ते हैं, इलाज हो जाता है, बच जाते हैं, यानी जन्म दर क्या हो रही है, बढ़ रही है, बच्चे जन्म ले रहे हैं, बुढ़ऊ मर नहीं रहे हैं। भाई बच्चा जन्म ले तो बुढ़ऊ को मरना होगा, अब बुढ़ऊ 100 वर्ष जिएंगे तो जनसंख्या कम होगी। आबादी कैसे होती है भाई, बढ़े जनसंख्या को बढ़ना, अगर बढ़ रहा है तो कुछ लोगों को घटना भी होगा, तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है। और जो आजकल हॉस्पिटल और नए नए जो है, देखना विज्ञान इतना आगे निकल गया है कि नई नई व्यवस्थाओं का खोज कर दे रहा है, और जल्दी लोगों को मरने नहीं दे रहा है, तो मृत्यु दर क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो विश्व में मनुष्यों की संख्या जो है, एक चीज इसमें समझते हैं, आज से लगभग जो है 1900 में, जो 1900 स्टार्ट हुआ था, 1901 1902, अभी 1900 खत्म हुआ, 2000 स्टार्ट हो गया, 2021 चल रहा है, 2021 का 24 चल रहा है, ठीक है ना, 2024 चल रहा है ना। तो विश्व में जनसंख्या का एक आंकड़ा निकाला गया था, कुछ आंकड़ों को मैं बताता हूं, उस आंकड़ों को आप देखना, ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। विश्व का जो है 1900 में कुल आंकड़ा कितना था, कितनी जनसंख्या थी, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी थी, तो हम देखते हैं उस समय पूरे विश्व में जो है कुल जनसंख्या जो थी 2 अरब या 200 करोड़ थी। कितनी थी, 200 करोड़। अब सोच लो, ये कब की बात है, 2000 यानी 1900 की बात है। 1900 में कुल कितने लोग, पूरे दुनिया में कितने लोग थे, 200 करोड़ लोग थे। अब हम आते हैं
फिर 2000 में आंकड़ा निकाला गया पूरे विश्व का। कब निकाला गया? ये तो 1900 में। अब 2000 में कुल जनसंख्या देखा गया। कितना देखा गया? 2000 में ना कुल जनसंख्या को देखा गया। कहाँ का? पूरे विश्व का। कहाँ का? तो ये कुल कितना हो गया था बेटा? जब देखा गया 2000 में, तो ये जनसंख्या जो है 200 करोड़ से बढ़कर 600 करोड़ पहुंच गया था। 100 वर्ष में कितना बढ़ा था? 3 गुना बढ़ा था। ये कितना हो गया था? 600 करोड़। अभी यहां तक भी ठीक था। इनमें सबसे जो आप संख्या देख रहे हो ना, इन संख्याओं में सबसे ज्यादा संख्या देखा जाए आधा से ऊपर 600 करोड़ में, तो चीन और भारत की जनसंख्या थी। इन दोनों, भारत और चीन एक ऐसे देश हैं कि दोनों मिलाकर पूरे विश्व का आधा जनसंख्या अपने यहां रखे हुए हैं। अब आधे में पूरा देश है। बताओ, इतने देश हैं और उसमें से 2 ही देश क्या किया है? पूरी जनसंख्या को लेकर बैठा हुआ, आधा से ऊपर। हम थोड़ा सा भारत में मानव जनसंख्या को देखते हैं। किसको देखते हैं? भारत में मानव जनसंख्या को देखते हैं। ये तो विश्व का था, अब हम भारत में देखते हैं, क्योंकि हमको पढ़ना किसके बारे में है? भारत, मानव जनसंख्या। जरा ध्यान देना बेटा, एक आंकड़ा मैं बता रहा हूं। देखो, भारत में जो है जनगणना जो है, मानव की जनगणना कब से स्टार्ट हुई थी? तो जनगणना को समझना होगा। यहां मैं जनगणना की एक बता रहा हूं, भारत की। भारत में जो है जनगणना कब से शुरू हुई? किसकी जनगणना? मानव जनगणना। कब से प्रारंभ हुआ था बेटा? तो 1881 से प्रारंभ हुआ। ध्यान देना, सन 1881 से भारत में लोगों की जनगणना शुरू हो गई। जनगणना समझते हो? लोगों की गिनती, घर घर जाके जांच होती थी, उसकी लिस्ट बनती थी कि पूरे भारत में कितनी जनसंख्या हो गई। तो 1881 में पहला हुआ। हर 10 साल पर भारत में क्या होता है? मानव जनगणना होती है। तो मान लो 1881 में हुआ, तो दूसरा कितना हुआ होगा? 1891 में। फिर कितना हुआ होगा? 1901 में हुआ होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां चला गया है? 2021 तक हो चुका है जनगणना। ये 10-10 साल आप बढ़ा के लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख दिया। और 2021 तक हो चुका है। इसमें से कुछ आंकड़ों को मैं बताता हूं, आप उन आंकड़ों को समझोगे। पहला आंकड़ा जो है, मानव जनगणना जो है 2001 की मैं बात करूं या 1950 की पहले बात करते हैं। पहला जो है आजादी के समय का। कब का लेते हैं? आजादी के समय जो आंकड़ा हुआ था, आजादी। यानी आजादी के समय, आजादी तो 1947 में मिला था, लेकिन 1950 में जो आंकड़ा था वही 1951 में ही मान लो। 1951 में जो आंकड़ा था, वो आंकड़ा कितनी थी बेटा? तो कुल आंकड़ा जो है, यानी मानव जनसंख्या जो है उस समय कुल कितनी थी? तो 35 करोड़ थी। कितनी थी? 35 करोड़। कितना बताया गया? 35 करोड़। अब देखो, ये जो है फिर धीरे धीरे इसका जांच होने लगा। 2000 में जब ये देखा गया, ये 2000 में, उसके बाद से यहां से सीधे कब आ गया? 2000 में देखते हैं। 2000 में इसकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई थी? 100 करोड़। कितनी हो गई थी? 100 करोड़। देख लो कितना बढ़ा। और 2011 में
हाँ देखो इसको देख लेते हैं बेटा, 2011 में देखते हैं ये संख्या बढ़ के कितनी हो गई थी, तो लगभग जो है 1,125 करोड़, कितना हो गया था, 125 करोड़ हो गया था। और अभी 21 में जो हुआ है, तो 21 में बढ़ के लगभग 135 करोड़ हुआ, यानी लगभग अभी कितना साल हुआ है, 70-75 साल हुआ, 70-72 साल हुआ है। अब 72 साल में 35 से कितना बढ़ गया, 100 करोड़ संख्या बढ़ गई है, यानी कितनी तेजी से वृद्धि हो रही है आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक ना। तो ये बात समझ में आ गई। अब आता है एक हेडिंग आता है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। चलो इसको अगले दिन बताएंगे।